यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेंटर्स यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और टेस्ट नंबर यहाँ पर 6 रहेगा ये, राइट, टेस्ट नंबर 6। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट भी डिसाइड कर रखे हैं यहाँ पर कि कौन कौन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर पेपर है, अभी लेटेस्ट पेपर एकदम है ये। और इसमें पॉलिटी का 65 क्वेश्चन, मैपिंग के 10, करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला के बोल सकते हो पॉलिटी और करंट अफेयर्स से पूरा पेपर है आपका, क्योंकि मैपिंग पे जितने भी पेपर हो चुके हैं सब मैपिंग पे यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो मैपिंग को इस बार प्रैक्टिस अच्छे से करा रहे हैं इसमें। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इसने बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विचार करना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बंगाल से प्राप्त सिविल, सैन्य और राजस्व मामले में संबंधित सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य था। पहली बात यहां से करेक्ट है। सेकंड, फोर्ट विलियम और अधीनस्थ फैक्ट्रियों के लिए नियम, अध्यादेश और विनिमय बनाने के लिए गवर्नर जनरल और जो इसकी परिषद थी इसको विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को सरकार के राजस्व और कंपनी के हितों से संबंधित नियमित सूचनाएं गवर्नर जनरल को भेजना आवश्यक होता था। हालांकि गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही रहता था और उसे कंपनी के संबंधित मामले में पूरी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देना आवश्यक होता था। तो 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा। सही पूछे कि कौन सा है, करेक्ट आंसर है, सही है। क्वेश्चन 2 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में विचार करना है। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में निर्णायक मत दिया गया था। सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत भी प्रदान किया गया था और जिसमें यह परिषद में मतों के समान विभाजन जो थी उससे जो स्थिति होती थी उसमें निर्णय ले सकता था। सेकंड बात है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि भारत के सरकारी गवर्नर जो थे, है ना, उसमें गवर्नर जनरल के 3 सदस्यों की परिषद के अधीन रहेगी। और इस व्यवस्था ने गवर्नर जनरल को अनुमति दी थी कि परिषद का एक भी सदस्य उसका समर्थन करे तो वह उसे निर्णय लागू करा सकता था। दोनों करेक्ट होगा, आंसर सी। क्वेश्चन 3 है, सूची 1 सूची 2 यहाँ पर देखना है, चार्टर एक्ट और यहाँ पर संवैधानिक परिवर्तन कौन कौन सा है। पहला बोले कि चार्टर एक्ट क्या हो जाएगा। जो चार्टर एक्ट है ये आपका चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार से इसको छोड़कर कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया था, एक हो जाएगा। चार्टर एक्ट यहाँ पर 1833 क्या होगा, 1833 से ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, ये बात इसमें हो जाएगी। और चार्टर एक्ट 1853 ये आपका विधायी सदस्यों को जोड़कर विधायी और कार्यकारी कार्यों के लेकर पृथक्करण आगे बढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा A2 B1 C3, है ना, तो ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में विचार करना है। इस अधिनियम के तहत गठित भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे और वित्तीय मामलों में इसकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। चौथे का पहला बात यहाँ से क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, राय सचिव गवर्नर जनरल के साथ गुप्त सूचनाएं केवल भारत परिषद की पूर्व स्वीकृति से ही भेज और प्राप्त कर सकते थे। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राय सचिव को गवर्नर जनरल से गुप्त संदेश या प्रेषण भारत के परिषद को सूचित किए बिना भेजने और प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, अतः परिषद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 के बारे में विचार करना है। भारतीय परिषद 1861 जो है इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में संबद्ध और गैर जो सरकारी सदस्य थे उसकी संख्या में वृद्धि की गई थी तथा विधायी जो प्रयोजन थे उनके लिए अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान था। क्या होगा पहला, पांचवें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है,
सेकेंड बात है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निर्वाचित जो विधान परिषद थी उसमें भारतीयों की राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसको मांग को लेकर पूर्णतः स्वीकार कर लिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से आपका क्या होगी? करेक्ट है? नहीं, सेकेंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ब्रिटिश राजनेता थे उनका यह मानना था कि संवैधानिक सिद्धांतों को एक विजित देश पर पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने वास्तविक रूप से निर्वाचित विधान परिषदों की कांग्रेस के मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, और राजनीतिक जो मत थे उसको संतुष्ट करने में विफल रहे थे। सेकंड गलत है। तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा था। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 सही है, लेकिन पूछा कि गलत कौन सा होगा यहाँ से, तो बी यहाँ से दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं यहाँ से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में विचार करना है। इसके अंतर्गत विधान परिषदों के बारे में इंपीरियल और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों की संख्या पर्याप्त वृद्धि की गई थी। छठे का पहला करेक्ट है। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने तथा जनहित के मामलों में प्रश्न उठाने का अधिकार दिया गया था। तीसरा है, विधान परिषदों द्वारा पारित प्रस्ताव गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी बन गए थे। तीसरा गलत है, क्योंकि इन विस्तार जो कार्यों में बावजूद विधान परिषदों की शक्तियां और स्थिति गौण रहती थी। उनके प्रस्ताव सरकार या गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं थी और उनकी कार्रवाइयां मुख्यतः सलाहकारी प्रकृति की होती थी। 1 2 करेक्ट है। आंसर गलत पूछा है तो तीसरा। क्वेश्चन 7 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम ने मुस्लिम व्यक्तियों के अतिरिक्त सिख, एंग्लो इंडियंस, ईसाई और यूरोपियन जैसे अल्पसंख्यकों को प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल प्रदान किए थे। 7वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बोला कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा प्रत्येक विधेयक में उसके लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होती थी। सेकेंड बात क्या है? यह भी करेक्ट है। गवर्नर जनरल के पास विधानमंडल के द्वारा की गई कटौतियों को पुनर्स्थापित करने की शक्ति होती थी। यह भी बात करेक्ट है, क्योंकि गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को कानून पुस्तिका में रख सकता था तथा विधानमंडल द्वारा की गई कटौतियों को भी पुनर्स्थापित कर सकता था। ठीक है, इससे क्या होता था? इस शक्ति का उपयोग विधानमंडल के दरकिनार करने के लिए किया जाना, जैसा कि रियासतों में संरक्षण अधिनियम 1923 और 1925 के वित्त विधेयक के नाम को लेकर किया गया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1935 की अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाएं की विशेषता बताता है? 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो पहला आंसर हो जाएगा कि 3 सूची प्रणाली के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के बीच विषय का वितरण। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली सही है। सेकंड, संघीय न्यायपालिका का या संघीय न्यायालय की स्थापना। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, मालिका परीक्षक द्वारा केंद्र और प्रांतों में दोनों के लेखों का नियंत्रण करना। तीसरा करेक्ट है भी, क्योंकि इस अधिनियम में भारत नियंत्रक मालिका परीक्षक ऑडिटर जनरल है, उसके पद को जारी रखा जाए जो केंद्र और राज्यों के दोनों के लेखा जोखा को नियंत्रित करे। तीनों करेक्ट है। चौथा, सर्वोच्च अपीली न्यायालय जो है उसके रूप में प्रिवी काउंसिल का अनुमोदन किया जाए। चौथी बात गलत, क्योंकि प्रिवी काउंसिल सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता था और इस अधिनियम जो था उसके पूर्ण न्यायिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं करता था। सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, मतलब तीनों बात 1 2 3, चौथी बात यहाँ से गलत है। इसके 8वें का 1 2 3 इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 नंबर समिति और यहाँ पर अध्यक्ष इसके देखते हैं 9वें नंबर में। पहला बोला है कि इसमें क्या लिखा है? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का क्या हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति हो जाएगी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, इसमें 25 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल अधिकार राज्य के व्यक्तियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने से रोकता है। पहला क्या होगा?
10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य राज्य को जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण उसको बढ़ावा देने के लिए कानून की नीतियाँ बनाने को मार्गदर्शन प्रदान करता है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है सप्रू रिपोर्ट मूल अधिकारों, वाद योग्य और नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसकी गैर वाद योग्य के रूप में विभेदित करने वाली सबसे पहली रिपोर्ट थी। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। और ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता पर पहले भी कई राजनीतिक दस्तावेज और कांग्रेसों के प्रस्ताव पर बल दिया जा चुका है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट, कराची प्रस्ताव और सप्रू रिपोर्ट शामिल थे। सही आंसर क्या होगा? 10वें का सभी करेक्ट है, 1 2 3 डी। क्वेश्चन 11 है, संवैधानिक प्रावधान और उसके यहाँ पर स्रोत हैं, विशेषता स्रोत देखते हैं। पहला, मूल अधिकार क्या होगा? मूल अधिकार आपको हो जाएगा यहाँ से, ये अमेरिकी संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरिश आयरलैंड, संघराज्य संबंध जो है ये कनाडा संविधान से लिया गया है, करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं है, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश प्रणाली से। सही आंसर 1 2 3, 11वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के समाजवादी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से विचार करना है। समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में शामिल किया गया था। 12वें का पहला सही है। समाजवाद अर्थव्यवस्था की राज्य की एक प्रमुख भूमिका तथा असमानताओं के उन्मूलन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, करेक्ट है। तीसरा है, प्रस्तावना में समाजवाद के लिए सभी उद्योगों के पूर्ण राजनीतिक और राजकीय स्वामित्व की आवश्यकता होती है। तीसरा गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में समाजवाद सभी उद्योगों के पूर्ण राजकीय स्वामित्व की मांग नहीं करता है, बल्कि इसकी बजाय ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और राज्य की प्रमुख भूमिका पर बल देता है। तीसरा गलत है, 1 2 करेक्ट है। आंसर है क्वेश्चन 13, भारत की प्रशासनिक संरचना के बारे में विचार करना है। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त एक संघीय शासन प्रणाली का अनुसरण करता है। पहला क्या होगा? 13 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संविधान संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर बोला है कि समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिसमें केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह कानून जैसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, अतः ये विशेष रूप से संघ सरकार के विधायी अधिकार क्षेत्र में नहीं आए। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन 14 भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विचार करना है। संविधान के अनुसार जो व्यक्ति भारत में अधिवासित होते थे वे भारत के जन्मे थे और वे संविधान के प्रारंभ में नागरिक बन गए हैं। 14 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, संविधान स्वयं इसके प्रारंभ के पश्चात देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से 14 का करेक्ट है नहीं, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम को अधिनियमित किया है, जो जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करता है। इस प्रकार देशीकरण की विस्तृत प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम 1955 में निहित है, न कि स्वयं संविधान में। सही आंसर ए। क्वेश्चन 15 समानता का अधिकार के बारे में विचार करना है। विधि के समक्ष समानता की गारंटी नागरिकों को और विदेशियों दोनों को विस्तारित है। पहला करेक्ट है, लोक नियोजन में अवसर की समानता भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि लोक नियोजन मामले में अवसर की समानता की गारंटी केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, नागरिकों तक ही सीमित होगी और यह प्रत्येक निवासी या विदेशी को उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, संविधान लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास जैसे आधारों पर भेदभाव प्रतिबंध करता है, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार की विशेष रूप से नागरिकों को उपलब्ध होती है। तीसरी बात है, संविधान राज्य को महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। तीसरा करेक्ट है, 1-3 सही है। करेक्ट आंसर 15 का सी। 16 नंबर है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विचार करना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। 16 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात सही है। सेकेंड बात है, राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के लिए हित में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है भी। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित स्वतंत्रता के अधिकार के तहत गारंटीकृत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित रहती हैं। तीसरा गलत हो जाएगा, क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत स्वतंत्रताएं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है तथा इसे स्वतः निलंबन नहीं किया जा सकता है। 1-2 करेक्ट है, आंसर यहां से है। क्वेश्चन 17, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संवैधानिक जो संरक्षण है उसके विषय में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, पहला बोला है कि यदि संसद किसी कानून के भूतलक्षी प्रभाव देती है तो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के पश्चात अधिनियमित कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। पहला गलत है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए दोष सिद्ध या दंडित नहीं किया सकता है जो उसके किए जाने वाले समय प्रवृत्त कानून उसके तहत अपराध नहीं था। इस प्रकार दंड लगाने वाला भूतलक्षी आपराधिक विधान प्रतिबंधित है। संसद किसी आपराधिक कानून को केवल भूतलक्षी प्रभाव देकर ऐसे दंड को वैध नहीं बना सकती है। सेकेंड बात है, संविधान किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बात करने में प्रतिबंधित करता है। सेकेंड एकदम सही है। तीसरा बोला है, किसी व्यक्ति को एक ऐसे ही या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर 17 का। क्वेश्चन 18, धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 27 उन करों के अनिवार्य भुगतान को प्रतिबिंबित करता है जिनकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाने के लिए रखने के लिए विनियोजित की जाती है। 18 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्य द्वारा प्रशासित प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 28 राज्य द्वारा प्रशासित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं करता है। ये केवल उन संस्थानों में ऐसी शिक्षा को प्रतिबंधित करता है जो पूर्णतः राज्य की निधियों से पोषित हैं, और एक अपवाद उस संस्थान के लिए भी मौजूद है जो राज्य द्वारा प्रशासित होते हैं लेकिन किसी बंदोबस्ती, न्यास या ट्रस्ट को लेकर के स्थापित किया गया हो जिसमें धार्मिक शिक्षा आवश्यक हो। तीसरी बात है, अनुच्छेद 25 को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। ये बात करेक्ट है। 3 और 1 सही है। करेक्ट आंसर 1 और 3 सही पूछा भी। 19 नंबर है, संविधान के तहत सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 29 को विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने वाले नागरिकों को किसी वर्ग में उसे संरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। 19 फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड बोले, अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन को प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है। सेकेंड बात गलत है इसकी, क्योंकि अनुच्छेद 30 जो है 30 ये क्या करता है, अल्पसंख्यकों में उनको चाहे वे धर्म हो या भाषा उसके आधार पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अतः ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो केवल 2। 19 में 20 आते हैं। 20 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। रीड और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होती है देखते हैं। 20 अनुच्छेद 32 के तहत रीड जारी की जाती है जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति को रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है जिसमें गैर कानूनी रूप से निरुद्ध किया गया हो, और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में सबसे सशक्त संरक्षोपायों के रूप में माना जाता है। ए का
3। आगे परमादेश। परमादेश आपको जगह किसी लोक प्राधिकरण या लोक पदाधिकारी को उस विधिक कर्तव्य को निभाने के लिए बात करने हेतु जारी की जाती है जिसकी उपेक्षा या इनकार किया गया हो। ठीक है, 2 से मैच करेगा। अगला प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध होता है एक निवारक रिट है जिसके माध्यम से उच्चतर न्यायालय किसी निचली अदालत या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मामले को लेकर कार्रवाई जारी करने से रोकता है। तो सी का 1 से हो जाएगा। उत्प्रेषण क्या होता है? ये तीनों नोट कर लो। उत्प्रेषण देखते हैं। उत्प्रेषण जो है डी, ये आपको हो जाता है चौथे से निचली अदालत या अधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र में या उसे बिना अधिकार करने को दिए गए आदेश को लेकर रद्द करता है। ठीक है, A3 B2 C1 D4 करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का डी। 21 आते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सामने विचार करना है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों का संगठन करना। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, जो रुग्णता है उनकी सत्ता की स्थिति, सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। कार्य की न्यायसंगत मनोवोचित परिस्थितियों को प्रसूति सहायता प्रदान करना। 4 बातें हैं। इनमें से कितने समानता समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं? आंसर हो जाएगा 21 का। करेक्ट आंसर केवल 3 होंगे। चौथा कौन सा नहीं है? देखो, जो चौथे में यहाँ पर जो नहीं है ये आपका हो जाएगा इसमें से जो सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है ना, सेकेंड जो स्टेटमेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गलत होगा क्योंकि आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन करना, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। इसे गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं। 1, 3, 4 इसका सही होगा। 3 बातें। क्वेश्चन 22 नंबर है, मूल कर्तव्य के संबंध में विचार करना है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन ने माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को अवसर को प्रदान करने के लिए आवश्यकता वाला एक मूल कर्तव्य जोड़ा। 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए थे। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है भी, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 ने संविधान में भाग कौन सा 4 का ए, ठीक है, उसको सम्मिलित किया और आर्टिकल 51 ए है ना, या 51 का बोल सकते हो, इसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। दोनों बातें सही है, 1 और 2 सी। 23 नंबर 23 मामला और यहाँ पे मुख्य संवैधानिक सिद्धांत परिणाम क्या होंगे देखते हैं। पहला है 23 में ये बोला है केशवानंद भारतीय मामला बनाम केरल राज्य 1973। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये जो है संसद के संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का देखते हैं, सी का देखते हैं, डी का देखते हैं। बी का क्या होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये हो जाएगा आपका जो है, ये संसद को मूल अधिकारों में सीमित करने को लेकर प्रतिबंधित करता है। बी का 3। आगे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो होगा ये क्या होगा? ये आपको हो जाएगा, पहले से हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण ये हो जाएगा 39वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक प्रावधान जो मूल संरचना सिद्धांत का प्रयोग करते निर्देश कर दिया गया था। तो 3 स्टेटमेंट है ना। आंसर क्या होगा? A2 B3 C1। सही आंसर आपका A2 B3 C1, A2 B3 C1, बी करेक्ट है यहाँ से ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 24। संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन के संबंध में विचार करना है। राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या उन्मूलन, संसदों में संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन। 3 बातें ये दे रखी हैं। चौथा देखते हैं। चौथा नहीं है। इन्हें बोला कि जो 3 बातें हैं इनमें से कितनी संसद को आर्टिकल 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाहर साधारण बहुमत से निर्धारित कर सकती हैं। आंसर हो जाएगा 24वें का करेक्ट आंसर। पहला तो निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा
इसको नहीं कर सकते, क्योंकि संसद राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं इनको विशेष रूप से आर्टिकल 368 के 2 के तहत कवर कर सकते हैं, और इन मामलों में परिवर्तित करने वाले संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत से कम आधे जो राज्य हैं उसमें विधानमंडल का अनुमति समर्थन आवश्यक होता है। सेकंड गलत हो जाएगी बात इसकी, ये वाली। तीसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये करेक्ट है क्योंकि इसका साधारण बहुमत से निर्धारण किया जा सकता है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, 2 बातें इसमें जो है संसद के साधारण बहुमत से इसमें क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं बहुमत को। तो 24 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 बातें। 25 नंबर आते हैं, भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं के बारे में विचार करना है। संविधान संघ और राज्यों के दोनों को शासित करने वाला एक लिखित और सर्वोच्च संविधान प्रदान करता है। 25 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। संसद के पास साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं का नामों में परिवर्तित करने की शक्ति होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है तथा ये व्यापक रूप से जनसंख्या के अनुसार भिन्न होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है तथा ये व्यापक रूप से सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को समान होता है, इसलिए तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। भारत के उच्च सदन की गठन अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा 25 का, 1 और 2, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ना, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सिर्फ करेक्ट, तीसरा इसका अनुसरण नहीं करता है स्टेटमेंट और कथन के साथ। इसमें 26 नंबर है, अनुच्छेद 252 के संबंध में विचार करना है। 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, तो संसद ऐसे विषय पर कानून बना सकती है। 26 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जिस राज्य में मूल रूप से ऐसा हो या ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया हो, वह बाद में समान प्रस्ताव पारित करके संसदीय कानून जो होता है उसको अपना सकता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, एक बार अधिनियम होने के पश्चात ऐसे कानून में संबंधित राज्य के विधानमंडल साधारण विधान और उसके माध्यम से संशोधन निरसन कर सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एक बार जब संसद में ऐसा कानून अधिनियमित कर देती है तो भाग लेने वाले राज्यों में विधानमंडल स्वतंत्र रूप से साधारण विधान के माध्यम से इसमें संशोधन या निरस्त नहीं कर सकता है। संविधान को यह प्रावधान करता है कि ऐसे कानून में केवल उसी प्रकार पारित या अपनाए गए संसद में अधिनियम संशोधन या निरसन किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था विधिक एक रूपता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करती है कि संसद संबंधित राज्यों की पहल प्रकार करे। 1 2 करेक्ट है। आंसर 26 का सी। 26 का क्या, सी? हाँ, सी करेक्ट है। 27 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत विचार करना है। आर्टिकल 256 को संघ द्वारा बनाए गए कानून तथा किसी राज्य में प्रवर्तित विद्यमान कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उस राज्य के निर्देश जारी करने को लेकर सक्षम बनाता है। 27 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद 256 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर अनुच्छेद 365 का प्रयोग हो सकता है। सेकेंड भी करेक्ट है, और यह प्रावधान संघ के निर्देश जारी करने की शक्ति के पीछे संवैधानिक स्वीकृति के रूप में काम करता है और केंद्र राज्य संबंधों के बीच प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करता है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी, सी। 28 नंबर है, संघ और राज्यों के बीच राजस्व कर के वितरण के संबंध में विचार करना है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ एवं राज्यों के बीच वितरित करों से संबंधित है। 28 फर्स्ट करेक्ट है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित लेकिन राज्यों को समानुदेशित कर सके अनुच्छेद 269 के तहत कवर किए गए हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। तीसरा है आर्टिकल 271 जो है ये राज्यों के राजकीय प्रयोजनों के लिए संघीय करों को अधिभार लगाने का राइट देता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 271 है ये संसद को ना कि राज्यों को, किसको रहता है? संसद को रहता है, ना कि राज्यों को रहता है। कि आर्टिकल 246 के तहत जो माल सेवा कर होते हैं अतिरिक्त उसके आर्टिकल 269 और 270 उसके निर्देश किसी भी शुल्क या कर को संघ में प्रयोजन के लिए अधिभार लगाकर बढ़ाने का अधिकार देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी।
29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रतिसंहरण के बारे में विचार करना है। यदि स्थिति में सुधार होता है तो राष्ट्रपति दूसरी घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को प्रतिसंहरित कर सकता है। 29 पहला करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी समय पश्चातवर्ती उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल को प्रतिसंहरित कर सकता है जब उसकी निरंतरता आवश्यक मानी नहीं जाती है। तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 29 का करेक्ट है। सेकंड, लोकसभा के कम से कम 10% सदस्य आपातकाल की निरंतरता पर विचार करने हेतु एक विशेष बैठक की मांग कर सकते हैं। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, यदि लोकसभा आपातकाल की निरंतरता के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को घोषणा प्रतिसंहत करनी होती है। यह भी करेक्ट है, क्योंकि यदि लोकसभा आपातकाल की जो निरंतरता होती है उसको अनुमोदन का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति की घोषणा प्रतिसंहत करनी होती है। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। 3, 2, 1 तीनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से 29 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 30 है, भारत के संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में विचार करना है। यदि भारत या उसकी किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो वित्तीय आपातकालीन उद्घोषणा की जा सकती है। 30 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों को 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा। एक बार अनुमोदित होने के पश्चात वित्तीय आपातकाल केवल 6 माह तक की प्रवृत्ति रहती है, जब तक कि संसद में नवीकृत न हो जाए। तीसरा गलत है। क्यों? तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि संसद दोनों सदनों के अनुमोदित होने वाले पश्चात वित्तीय आपातकाल तब तक अनिश्चित काल तक नहीं जारी रह सकता है जब तक कि इसे प्रतिसंहत न किया जा सके, और संविधान इनकी निरंतरता के लिए 6 मास की अवधि या अधिक संसदीय अनुमोदन की निर्धारित नहीं करेगा। 1, 2 करेक्ट है। आंसर बी। 31, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में विचार करने। एक विधायक एमएलए के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या तथा उसकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एक सांसद के मत का मूल्य सभी निर्वाचित जो विधायक होते हैं उसके मतों के कुल मूल्य को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। करेक्ट है भी। तीसरा, निवारक निरोध के अधीन एक निर्वाचक राष्ट्रपति निर्वाचन में डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मत डाल सकता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। 1, 2, 3 डी। 32 नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है? आंसर हो जाएगा, एक तो संसद के सदनों को आहूत करना, उनका सत्रावसान करना, गैर धन विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना, है ना। उसके बाद जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब उसे अध्यादेश प्रख्यापित करना और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, लेकिन वित्त आयोग की नियुक्ति नहीं करेगा। ये बात गलत हो जाएगी, चौथी वाली। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और इस कार्य को राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बजाय वित्तीय शक्तियों में वर्गीकृत किया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। 1, 2, 3, 5 करेक्ट है। आंसर सी। 33 नंबर है, श्री ए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिलों में मजिस्ट्रेट ने देखा कि स्थानीय ठेकेदार द्वारा कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके राहत सामग्री का दुरुपयोग किया जा रहा था। कई प्रभावशाली नेताओं ने उन्हें राजनीतिक संवेदनशीलताओं का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई न करने की सलाह दी थी। दबाव में आने के बजाय उन्होंने एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक को आदेश दिया और संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया और ग्राम समितियों के माध्यम से पारदर्शी वितरण को और लाभार्थी सूची को सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिश्चित किया। उनकी कार्रवाइयों में जनता का विश्वास पुनर्स्थापित किया गया था। राहत कार्यों के दौरान भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया गया था। तो लोक प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत श्री ए के आचरण में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है? आंसर 33 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से ये पारदर्शिता होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, श्री ए एक संरक्षित वन क्षेत्र में एक व्यापक पारिस्थितिक पर्यटन परियोजना कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए उप संरक्षक वन है और पर्यावरणीय मूल्यांकन के दौरान उन्हें एक स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसी के रूप में एक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसके अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल एक लुप्तप्राय प्रजाति का मौसम
प्रजनन स्थल है, जहाँ हालांकि इस रिपोर्ट में भी ये वर्णित है कि ये साक्ष्य प्रारंभिक अवलोकनों को आधारित है और इन्हें और अधिक सत्यापन की आवश्यकता है। राज्य सरकार पर आगामी पर्यटन सीजन से पहले परियोजना शुरू करने पर दबाव है तथा मंत्री श्री ए को निजी तौर पर रिपोर्ट प्रसारित न करने की सलाह देता था और ये तर्क देते हुए कि परियोजना में देरी, रोजगार, निवेश और जनता का विश्वास क्या होगा, प्रभावित होगा। श्री ए का मानना था कि रिपोर्ट दबाने से पारिस्थितिक जो संधारिता उसका समझौता हो सकता है, लेकिन यह भी मानने का असत्यापित रिपोर्ट स्वतः ही विकास कार्यों में रोक नहीं देना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा, ये बता रहा है 34 में कि जो ये पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्ट को जारी करना, ठीक है, सही है। और नहीं, ये सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिर्फ अंतिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु रिपोर्ट को पहले विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करना और स्वतंत्र सत्यापित करने की मांग करना। सिर्फ तीसरा करेक्ट है 34 में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। 35 नंबर है, श्री बी एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के पश्चात पुनर्वास की देखरेख करने वाले जिला मजिस्ट्रेट को लेकर के बहुस्तरीय निगम क्षतिग्रस्त जो विद्यालय और अस्पताल उसका पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता पेश करते हैं। एक आंतरिक सरकारी जो रिपोर्ट में इंगित करना, उसी कंपनी के पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन किया हो और लेकिन जांच अभी भी जारी है। प्रभावित जनसंख्या को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जबकि हितों के टकराव में चल रही जांच एक विश्वसनीयता के संबंध में चिंताएं उठाई गई हैं। तो ये कार्रवाई पर विचार करना क्या होगा इसमें। देखो, देखते हैं स्टेटमेंट। ये बोला है पहला, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको बताना क्या सही होगा, ठीक है। तो देखो, ये बोला है पहला कि कंपनियों के प्रस्ताव जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी जो है उसको संदर्भित करना और ये सुनिश्चित करना कि किसी भी स्वीकृति में प्रयोज्य नियमों में प्रक्रियाओं का पालन हो। पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से उचित एकदम करेक्ट है। यदि सहायता स्वीकार की जाती है तो इसे एक पारदर्शी सरकार नियंत्रण तंत्र और उसके माध्यम से संचालित करना तथा एक सुनिश्चित करना कि कंपनी का पुनर्वास, उसके निर्णय या उसकी जांच का कोई प्रभाव ना हो। यह भी बात करेक्ट है। तीसरा, जांच को स्वतंत्र रूप से जारी रखना तथा स्पष्ट करना कि वित्तीय सहायता की स्वीकृति का कंपनी का दायित्व के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह भी बात क्या होगी? करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं। ये कार्रवाइयाँ मिलाकर मानवीय तत्कालिकता जो होती है उसको उचित प्रक्रिया और संस्थागत निष्ठा के साथ समन्वित करती हैं, न कि पुनर्वास और जवाबदेही को विरोधाभास मानती हैं। तो एक तरह से एथिक्स की यहाँ पर पूरी बात बताई जा रही है। जैसा कि इस बार यूपीएससी ने एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर एथिक्स के क्वेश्चन भी बनाए जाने लगे हैं। जो दृष्टि क्वेश्चन है उसने बनाया है। आगे आते हैं, आंसर क्या था? 35 का तीनों करेक्ट है। तो डी। 36 नंबर है, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा, देखते हैं। एक राज्य की डिजिटल शासन प्रणाली के गंभीर साइबर हमले की पेंशन, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य बीमा लाभों की ऑनलाइन आपूर्ति बाधित कर दिया है। प्रारंभिक जांच ने इंगित करते कि यह मामला एक निजी प्रौद्योगिकी भागीदार द्वारा आपूर्ति किए गए सॉफ्टवेयर की कमियों का लाभ उठाकर किया गया हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों ने एक व्यापक सुरक्षा लेख परीक्षा पूर्ण होने तक सभी डिजिटल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की सिफारिश कर दी थी, जबकि निर्वाचित प्रतिनिधि ने इस पर बल देने वाले जन सामान्य को होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए सेवाएं तत्काल पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी असत्यापित दावे प्रसारित हो रहे हैं कि संवेदनशील नागरिक डेटा लीक हो गया और जिससे व्यापक चिंता उत्पन्न हो रही है। राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में आपको साइबर सुरक्षा और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करना है। तो कथन देखते हैं। यहाँ पर कथन दे रखा है, घटना को स्वीकार करने तथा नियमित अंतराल पर स्थापित अध्ययन जारी करके जनता को विश्वास को सुदृढ़ किया जा सकता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका एकदम करेक्ट है। चूंकि नागरिक कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है अतः तकनीकी मूल्यांकन परीक्षा करने के बिना डिजिटल सेवाओं को तत्काल पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन के बिना सभी डिजिटल जो सेवा होती है उसको तत्काल पुनः प्रारंभ करने को लेकर के नागरिक और जो इसकी प्रणाली होती है उसको अधिक सुरक्षा जोखिम को प्रति उजागर हो सकता है और तत्कालिक कल्याण आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होंगी। तीसरा है,
एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा दल का गठन करना तथा सेवाओं के चरणबद्ध पुनर्स्थापन करना लागू करना सुरक्षा और निरंतरता के बीच संतुलन स्थापित करेगा। तीसरा बात करेक्ट है। चौथा है दहशत को रोकने के लिए जांच पूर्ण होने तक साइबर हमले से संबंधित सभी जानकारी को रोक देना चाहिए। गलत है, रोकना नहीं चाहिए, इनको कंटिन्यू यहाँ पर चला जाना चाहिए। ठीक है, आंसर 1 और 3 करेक्ट है, ये यहाँ से सही हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन है, 37 नंबर भी है, 38 भी है, और कितने हैं देखते हैं। 37 नंबर, एक विनाशकारी भूकंप ने एक पर्वतीय जिले में हजारों परिवारों को विस्थापित कर दिया और राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से ये प्रभावशाली समूह को आश्रय और आवश्यक जो इनकी आपूर्ति होती है उसको अधिमान पहुंच मिल रही है। इसके साथ ही निरंतर भूकंप के बाद भी झटकों ने कई प्रभावित गांवों को अगम बना दिया है, जबकि मीडिया समूह प्रशासन भेदभाव आरोप लगा रहे हैं और नागरिक समाज संगठन सभी राहत अभिलेख के तत्व को लेकर सार्वजनिक प्रकटीकरण करते हैं, जबकि क्षेत्रीय अधिकारी सावधान करते हैं और अपूर्ण आंकड़े को जारी करने से भ्रम उत्पन्न करते हैं। जिला कलेक्टर के रूप में आपको जनता विश्वास बनाए रखने हेतु समतापूर्ण राहत सुनिश्चित करना है। कैसे करेंगे अब? हम करेंगे कैसे? देखो आंसर हो जाएगा 37 का। पहला, ये राहत जो वितरण है राजनीतिक प्रभाव या जनता के दबाव के बजाय क्या करेंगे, उसे मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। उसके बाद राहत आवंटन के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के साथ एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। सेकेंड बात भी सही होगी। अगला, सत्यापित राहत आंकड़ों का आवधिक प्रकाशन जवाबदेही को सुदृढ़ करना और गलत सूचना को कम करना होगा। ये भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत होगा, क्योंकि प्रशासन को सभी सार्वजनिक संचार तथा स्थगित करना चाहिए ताकि जब तक कि यहाँ पर प्रत्येक राहत पूर्ण न हो जाए। तीसरी बात गलत है। ठीक है, आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, जो इसके बाद पक्ष में सही बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है। देखो ये सब क्वेश्चन रटने नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद अपने आप में आज चीज को लेकर के यहाँ पर नीचे कथन दे रखे हैं उसमें समराइज करना है। ठीक है, 38 नंबर है। सुश्री बाई जिला मजिस्ट्रेट ने एक आवास योजना के लाभार्थियों को पहचान के लिए एआई आधारित प्रणाली को प्रस्तुत की थी और कार्यान्वयन के दौरान उन्होंने पाया कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम अपूर्ण भूमि अभिलेखों पर निर्भर होने के कारण कई पात्र जनजातीय परिवारों के बाहर कर रहा था और पदों की विक्रेता न केवल बल देकर कहा बल्कि जो एल्गोरिथम था उसमें परिवर्तन करने पर परियोजनाओं में देरी होगी तथा लागत बढ़ेगी और राजनीतिक प्रतिनिधि भी चाहते थे कि परियोजनाओं को चुनाव से पहले उद्घाटित हो जाए और एल्गोरिथम एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा का आदेश दिया जाए और क्षेत्रीय सत्यापन माध्यम से लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन किया जाए तथा देरी पर आलोचना के बावजूद कर्मियों को सुधारने के पश्चात ही से प्रणाली को लागू किया जाए। तो ये जो बात बताई जा रही है ये बात है लोक प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुश्रीबाई की जो कार्रवाई है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित की जा रही है। देखो पूरा समझ के अपने आप को बताना है कि अपनी जगह आप रखोगे इसको तो क्या करोगे। इसमें 4 ऑप्शन में हिसाब से आंसर यहाँ से हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर समता और समावेशिता, क्योंकि यह मामला मुख्यतः लोक प्रशासन में समता और समावेशिता को दर्शाता है और ये सिद्धांत सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक प्रणालियों को लाभ तक निष्पक्ष पहुंच प्रदान करने को लेकर पात्र या सुभेद समूह में प्रणालीगत कर्मियों के कारण अपवर्जित होने से रोकने का आवश्यक रखता है। सी करेक्ट है। 39 नंबर है। एक ऐतिहासिक शहर में राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को क्या करती है, बढ़ावा देने के लिए एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आसपास एक प्रमुख सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास योजना आरंभ की है। ये परियोजना सैकड़ों दीर्घ स्थापित रेहड़ी विक्रेताओं, पारंपरिक शिल्पकारों उसको प्रभावित कर सकती है जो अपने आजीविका के लिए इस स्थल के आसपास आने वाले पर्यटकों की संख्या पर निर्भर रहते हैं। और विक्रेता संघों ने विस्थापन को एक चिंता को लेकर व्यक्त किया, जबकि पर्यटन बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को पहले परियोजना में समयबद्ध को पूर्णतः मांग करता है। तो ये प्रभारी नगर पालिका प्रशासक के रूप में इनमें से कौन सी कार्रवाई हो सकती है, देखते हैं कौन सी हो सकती है। 39 का आंसर क्या होगा। देखो एक तो हो सकती है कि पहला तत्काल धरोहर चित्र विक्रय को प्रतिबंधित करना और विक्रेताओं को मुक्ता यातायात सुरक्षा को लेकर के उनकी पहचाने गए निर्दिष्ट स्थलों को स्थानांतरित करना। गलत है एकदम। उनके अगर आप
धरोहर जो है इनको लेकर प्रतिबंधित कर देंगे तो उनका क्या होगा, डेली का जो उनकी रोजी है वो सब नहीं चलेगा, डेली का जो जिस पर निर्भर होगा डेली के बेस पे, तो कैसे उनका घर चलेगा, है ना। तो वहाँ से उसको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जगह को चेंज करके कहीं और सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गलत हो गया पहला। सेकेंड, विक्रेता जो होते हैं ये प्रतिनिधियों धरोहर विशेषज्ञों और नगर योजनाओं के साथ परामर्श के माध्यम से धरोहर स्थल के निकट उपयुक्त विक्रय क्षेत्र पारंपरिक क्षेत्र स्थानों की पहचान करेंगे। ये बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, प्रायोजित है जो धरोहर है और नगर नियोजन मानदंडों के अधीन पात्र जो प्रभावित विक्रेता है उसको औपचारिक विक्रय व्यवस्था और सौंदर्य बोधी रूप में अनुकूल कियोस्क प्रदान करने वाला एक समावेशी पुनर्ढांचा विकसित करेगा। तीसरा, ये भी करेक्ट है, जिससे क्या होगा, उनकी आजीविका की रक्षा की जा सके। चौथी बात है, आजीविका को ध्यान में रखा जा रहा है ना। चौथी बात है, प्रत्येक प्रभावित विक्रेता को स्वीकार वैकल्पिक आजीविका अवसर सुरक्षित होने हेतु एक विद्यमान विक्रय गतिविधियों को बिना किसी संशोधन जारी करने की अनुमति देना। ये भी करेक्ट होगा? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रभावित जो विक्रय होती है इसको स्वीकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने तक विद्यमान विक्रय गतिविधियों को अप्रवर्तित जारी करने की अनुमति देना होगा, है ना। और व्यक्तिगत आपत्तियों का एक वैध सार्वजनिक परियोजना पर प्रभावी वीटो प्रदान करेगा और परामर्श और पुनर्वास आवश्यक होगा इसमें, लेकिन लोक प्रशासन की प्रतिस्पर्धी हितों की भी संतुलन करना होगा और उचित युक्त निर्णय निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। याद रखना है, चौथी बात यहाँ से गलत होगी। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 39 का सी करेक्ट है। 40 नंबर है, संसद की शक्तियों विशेषाधिकार और मुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात को दिए गए किसी मत के लिए किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 40 का यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संसद अनुच्छेद 105(3) के तहत प्रत्येक सदन में उसके सदस्यों और समिति के सभी शक्तियों विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को परिभाषित करते हुए एक व्यापक कानून अधिनियमित करेंगे। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 105 का 3 के तहत संसद को कानून बनाने द्वारा उसके प्रत्येक सदन के उसके सदस्यों को समितियों की शक्तियाँ जो होती हैं उसके विशेष अधिकारों की उन्मुक्ति को परिभाषित करने का अधिकार देता है, और संसद ऐसे सभी विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कोई व्यापक कानून अधिनियमित नहीं करेगा। ओनली वन करेक्ट है। 41 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। समिति और यहाँ पर इसकी कार्यसीमा क्या होगी? पहली बात है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति हो जाएगी आपको यहाँ से, ये सदन द्वारा प्रदान की गई राशि से अधिक यहाँ पर व्यय होने वाली राशि को लेकर के परिस्थिति की जांच करती है। प्राकलन समिति क्या करती है? ये प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक नीतियों की सुझाव दे सकती है। आगे सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या करती है? ये करती है अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली प्रमुख सरकारी नीति या दैनिक प्रशासन में मामलों की जांच नहीं करती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? A2B1C3 ये होगा ना, A2B1C3 करेक्ट आंसर यहाँ से 41 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी 42 है, 42 नंबर है। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल की पूर्ण अनुशंसा के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। 42 का पहला स्टेटमेंट गलत है, नहीं किया सकता है। सेकंड बात है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, एकदम करेक्ट है। राज्यपाल तब तक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा में सत्र न हो या विधान परिषद वाले राज्य में जब तक कि विधानमंडल के किसी सदन का सत्र न चल गया हो। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सी बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। 43 है राज्य की विधान परिषद के बारे में। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है और एक विघटन के अधीन नहीं है। यथासंभव इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, न कि प्रत्येक 3 वर्ष में। संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्पादन
केवल तभी कर सकती जब उस राज्य की विधानसभा निर्धारित शेष या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। आंसर 43 का क्या होगा? डी करेक्ट है, 1 और 3। क्वेश्चन 44 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है। 44 पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को समानता भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है और संविधान में स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा नहीं करता है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही यहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठता की परंपरा एक स्पष्ट संवैधानिक अपेक्षा नहीं बताता है। सेकेंड बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति नियुक्त प्राधिकारी होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विशेष रूप से 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में और 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले को लेकर विकसित हुई थी। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। हाँ, 2 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 44 का आंसर ए करेक्ट है ना। 45 उच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है। यदि किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के संबंधित उससे कोई सवर्ण प्रश्न सम्मिलित हो तो उच्च न्यायालय उसे अधीनस्थ न्यायालय में वापस ले सकता है। 45 पहला सही है। रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती है उसके अधीनस्थ नहीं है और उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रिट जारी करने की एक स्वतंत्र और संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है। तीसरी बात है, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने के नाते अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है और इसके निर्णय इसके क्षेत्र जो अधिकार होते हैं उसके भीतर अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं। एकदम करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि और उसके क्षेत्रीय विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार जो होते हैं उसके भीतर अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकरण को बाध्यकारी करता है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। 45 का क्या होगा? 45 का 1 और 3 सी करेक्ट है। 46 न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इसके किसके बारे में कौन से कथन बता रहा है? मतलब न्यायिक पुनरावलोकन बोल रहा है कि उसमें मुख्यतः संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में कानूनों का निर्वचन करना सम्मिलित है 46 में। और इसमें जो पहला बोल रहा है इसका कथन ये बोला कि सुझाव देता है कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान केंद्रित है। एकदम सही बात है, क्योंकि पहले से ये बात एकदम सही बता रही है। करेक्ट है क्या? सेकेंड बात है, न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य होता है ये बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो होती है उसके अनुरूप कानून का आकार देता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ताकि संवैधानिक आदर्श सार्थक हो सके। और ये बोला कि एक सुझाव देता है कि न्यायिक सक्रियता में रचनात्मक सक्रियता और इसकी व्याख्या को सम्मिलित हो सकती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, इसका समर्थन कर रहा है इसका निष्कर्ष। तीसरा पॉइंट बोला यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता संबंधित हैं किंतु विभिन्न प्रकार के न्यायिक अभ्यास है ये। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये बोल रहा है, यहाँ से मैच करेंगे तो जो कथन 3 बोला ये सुझाव देता है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन अभ्यास प्रत्येक अभ्यास का एक आवश्यक घटक है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बात का संकेत नहीं देता है कि न्यायिक सक्रियता आवश्यक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के प्रत्येक अभ्यास के सम्मिलित होती है और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग समानता न्यायिक सक्रियता से संबंधित व्यापक या अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाए बिना किया जा सकता है। आंसर यहाँ से 1 2 करेक्ट है, तो ए नंबर। 47 है, भारत में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में विचार करना है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के समान शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण का अनुसरण करता है। पहली बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण नहीं अपनाता है और तीनों अंग कार्यात्मक रूप से भिन्न हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व कई क्षेत्रों में परस्पर अतिव्याप्त होती हैं। सेकेंड बात है, जो विधानमंडल सत्र में ना हो तब भारत में कार्यपालिका अध्यादेश प्रख्यापित कर सकती है। करेक्ट है,
क्योंकि भारत में कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि जब विधानमंडल सत्र में ना हो तब वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सके और ये परिस्थितियों की मांग होने पर तत्काल विधायी कार्रवाई में सक्षम बनाता है। तीसरा बोला है कि कार्यपालिका के विधान जो प्रारूपण है करने की जो प्रस्तावित करने की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है, क्योंकि कार्यपालिका विधान जो है या विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विधानमंडल के समक्ष कानूनों के प्रारूपण और प्रस्ताव करने को लेकर पर्याप्त पहल करती है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के संवैधानिक प्रमुख का वीटो की शक्ति के अधीन हो सकती है। आंसर यहाँ से तीसरा गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी करेक्ट होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है 48। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विचार करना है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 48 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी करेक्ट है। संविधान सभी राज्यों में पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को अनिवार्य कराता है। गलत है, क्योंकि संविधान अनुसूचित जो जाति होती है, ठीक है, उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रत्येक राज्य में संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है और राज्य विधानमंडल ऐसे आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ओनली 1 2 करेक्ट है ए। 49 नंबर है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम विचार करना है। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद तथा बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम का प्रावधान करता है। सही है। सेकेंड बात है, नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संचालित किए जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। तीसरा दे रखा है क्या, देखते हैं यहाँ से। तीसरा इसमें दे रखा है, तीसरा बोला का 12वीं सूची के सूचीबद्ध विषय से संबंधित शक्तियों और कार्यों का स्थानांतरण एक अनिवार्य संवैधानिक अपेक्षा है जो प्रत्येक राज्य के समान रूप से बाध्यकारी है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये 49 का तीसरा क्या होगा, गलत होगा। हाँ, तीसरा गलत है, क्योंकि संविधान में सीटों के आरक्षण नगर पालिकाओं की अवधि, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य वित्त आयोग को लेकर के नगर पालिकाओं वित्त की समीक्षा जैसे मामलों में संबंधित अनिवार्य प्रावधान भी सम्मिलित होंगे। हालांकि आर्टिकल 243 का W के तहत राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को शक्ति और अधिकार प्रदान कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें 12वीं सूची और सूचीबद्ध विषय प्रकार शामिल होते हैं। संविधान इन स्वयं जो कार्य होते हैं इसको प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नगर पालिका के समान रूप से और स्वतः हस्तांतरित नहीं कर देता है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है 50 नंबर, सूची 1 सूची 2 में मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 5वीं सूची क्या होगी, यहाँ से 5वीं सूची हो जाएगी आपका यहाँ से जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 6ठी सूची आपका स्वायत्त जिला परिषद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 244(1) ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र हो जाएंगे इसके, राइट। और उसके बाद 244(2) जनजातीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर 50 का जो होगा, 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए और यहाँ पर जो बचेंगे अगले क्वेश्चन 51 से 100 क्वेश्चन, 51 से 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। और यहाँ पर ये टेस्ट 6 है आपका ना, हाँ, टेस्ट यहाँ पर ये 6ठा रहेगा। और यहाँ पर अभी एक 7 भी वाला टेस्ट 7वां नंबर, वो भी हम लोग यहाँ पर करने के बाद खत्म करेंगे। फिर विजन एस का टेस्ट है 1 नंबर से हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको करना है। और साथ साथ एक बात और याद रखना है, आंसर राइटिंग के हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। एकदम आसानी से मैंने आपको आंसर सिखाया लिखना, कैसे कैसे आपको स्टार्टिंग से आंसर लिखना है। अगर आपने नए हो तो कैसे कैसे चीज़ों को लिख सकते हो। 4 क्लास से करीब 3 से 4 क्लासेस किए मैंने, 4 क्वेश्चन उसमें समझाया मैंने, एक चीज़ों को समझाया है। आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में भी, लिंक अगर नहीं मिलेगा तो बोलोगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।